नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। कल देश भर में रामनवमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कल ही हिंदुओं के एक प्रमुख त्योहार चैत्र नवरात्रि का हवन हुआ और उसके बाद कन्याओं को भोज कराया गया। वही कन्याएं जिन्हें हिंदू देवी दुर्गा के रूप में मानते हैं। देखो ना, ये इसको देखो पहले। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में रामनवमी यानी 6 अप्रैल की देर रात एक 6 वर्षीय बच्ची की लाश बरामद हुई। बच्ची का छत विछत शव उसके पड़ोस के ही एक घर के सामने खड़ी कार से बरामद हुआ था। लापता होने से पहले बच्ची मोहल्ले की दूसरी बच्चियों के साथ कन्या भोज खाने गई हुई थी। जब पड़ोस के घर से रात में ही शव मिला तब वहां पर मौजूद भीड़ ने उस पड़ोसी के घर और वाहन में आग लगा दी, क्योंकि हत्या का पहला संदेह उसी पर था। आज उस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई। इसके साथ मासूम के बदन को जगह जगह सिगरेट से जलाने के निशान मिले और उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाने की बात भी सामने आई। पुलिस ने संदेह के आधार पर कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद सोमवार की शाम पूरे मामले का राज खुला। हत्या का आरोपी उस मासूम का सगा चाचा निकला। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद लाश छुपाने के लिए आरोपी ने पड़ोसी की कार का इस्तेमाल किया था। आरोपी को मालूम था कि कार का एक दरवाजा खराब है, जिसे खोलकर उसने शव छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि वहीं जिस घर में बच्ची आखिरी समय देखी गई थी उसी घर के सामने एक कार है। उस कार में उस बच्ची दिखी है, उसकी शव मिली है, मृत अवस्था में मिली है। सूचना का तस्दीक किया गया। सच में उस कार से बच्ची की डेड बॉडी रिकवर किया गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और इस बीच टेक्निकल एंड के आधार पर और अपने मुखबिरों सूत्रों के आधार पर एसीसीयू की टीम और मोहन नगर दुर्ग की टीम लगातार उसमें काम की, मेहनत की। कल जो प्राइमरी साक्ष्य मिल रहे थे, जो जिस गाड़ी से उसका डेड बॉडी मिला, उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी मालिक है उसको, ऐसे 3 लोगों को कल कुल 5 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे उठाया गया था, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल एंड और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब हमें मिला उसमें सेक्सुअल असल्ट होना पाया गया। डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य है, वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुँचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल इसका फास्ट हो, रैपिड क्या बोलते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सज़ा मिल सके। इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है। उसी के घर में ही वो बच्ची गई हुई थी और वहीं रूम में ही ये ले जा करके उस समय इसकी जो दादी बुआ है वो पूजा के लिए गई हुई थी, भजन लगाई हुई थी। इसी बीच समय पा करके इसने इस घटना को अंजाम दिया है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या भोज के लिए सुबह करीब 9 बजे 6 साल की मासूम बच्ची घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वह वापस नहीं लौटी। परेशान परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। खोजबीन करते हुए शाम को घर के पास पार्क में कार की डिक्की से बच्ची की लाश मिली। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस ने बच्ची के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने लोगों को समझाइश देने के बाद संदेही युवक को हिरासत में लिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बच्ची की लाश कार की सीट के नीचे मिली थी। शरीर में चोट के निशान थे, मुंह और नाक से खून भी बह रहा था और पैर भी मुड़ा हुआ था। पुलिस ने बहुत तेजी से इस मामले का राज खोला और आरोपी को जेल भेज दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने व्यक्ति और समाज के रूप में हमारे सामने बहुत भयावह प्रश्न खड़े कर दिए हैं। पहला प्रश्न तो यही कि क्या हमारे परिवार और समाज में सारे मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं? क्या परिवार नाम की संस्था धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है? उस मासूम का सगा होने के कारण जिस चाचा को जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा के लिए खड़ा होना था, आखिर क्यों उसी चाचा ने न केवल उस बच्ची के साथ दरिंदगी की बल्कि उसकी जान भी ले ली? क्या कारण है कि इस तरह की नृशंस हत्या भी अब हमें उद्वेलित नहीं करती? इस भयावह घटना के बाद जिस तरह का जनाक्रोश दिखाई पड़ना था वह पूरी तरह से गायब था। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं था या मामला जातिगत गुण दोष के आधार पर बटा नहीं था? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मामले का एक भी संदिग्ध किसी दूसरे धर्म से संबंधित होता तो आम लोगों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या इसी तरह की होती? मनुष्यता का जैसे इस तरीके से गिरना मतलब आपके कल्पना से बाहर की चीज है। तो इतिहास का ये ऐसा त्रासद दौर है कि ऐसी चीजें हमारे नजर के सामने आ रही हैं जिनके बारे में आपके लिए सोचना ही मुश्किल है। जो सोचा नहीं जा सकता है सो घट रहा है और तब घट रहा है जब धार्मिकता का उन्माद जैसे माथे के ऊपर चढ़ के आपके बोल रहा है। ये कैसी धार्मिकता है जो आपको जैसा मानवीकृत करती है और आपका डिह्यूमनाइजेशन करती है? ये एक सोचने वाला प्रश्न है। असल में ये संकट जो है ये सभ्यता और संस्कृति का संकट है। तो मतलब तमाम तरह के हितों का संरक्षण करते हुए भी मनुष्य जो है करुणा से बना हुआ है, दया से बना हुआ है। अब जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मुझको लगता है कि मुझको ये बोलना चाहिए कि नहीं कि मनुष्य का निर्माण करुणा और दया से किया गया है और परोपकार भी एक मूल्य है। अनंत भोग की जो लालसा है और इस लालसा को जो बेलगाम किया है बाजार की शक्तियों ने और पॉलिटिक्स ने जिस तरीके से उसको एक्नॉलेज किया है, तो आत्मनियंत्रण बस इंस्टेंटली हमारे मन में एक इच्छा जगी कि हमको अभी एक मैंने अपनी सेक्सुअल आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए और उस ऑब्जेक्ट का आपने इस्तेमाल किया। वो ऑब्जेक्ट आपकी बेटी है, वो ऑब्जेक्ट जैसे आपका भाई है, आपकी बहन है, या हो सकता है कि किसी दिन हम वहां भी पहुंच जाएं जब माँ बहन के रिश्तों के पहचान और पहुंच ही गए हैं लगभग। तो ये दौर है। तो इस दौर को जैसे इंडिविजुअल आईना में इसको आप हीनियस कह सकते हैं, लेकिन इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य और सभ्यता के संकट के आलोक में जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके कारक तत्व जो हैं वो जो है अनंत स्वार्थ से निर्देशित जो हमारी लालसाएं हैं उन लालसाओं में जैसे अंतर्निहित है और संयोग से उन लालसाओं को बाजार हवा देता है और उस बाजार को जैसे बड़े पैमाने पर राजनीतिक संरक्षण हासिल है। ये एक बहुत ही भयावह परिदृश्य है, दुखद है। कानूनी तौर पर उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसको सजा भी दे लीजिए, लेकिन उसके जो कारक तत्व हैं उन पे अगर आपकी नजर नहीं जाती है तो आप कहाँ रह रहे हैं सो समझ लीजिए। कल आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका भाई ये नॉलेज करेंगे कि नहीं, और दोस्तों की महफिल में आपको दोस्त मिलेगा कि नहीं। ये बड़ा क्राइसिस का दौर है, बड़ा संकट का दौर है। इतना भयंकर जघन्य अपराध हुआ जिसमें सगे चाचा ने उसके साथ बलात्कार किया, तो ऐसे में उसकी क्या स्थिति रही होगी। तो एज अ मनोवैज्ञानिक मैं बताना चाहूंगी, जो ऐसे पर्सनालिटी के या ऐसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं उनके पास हैप्पी हार्मोन्स नहीं होते हैं और उनको जब अपनी इच्छा की पूर्ति करनी होती है, जैसे चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे किसी को हरास करना हो, तो वो जब तक वो चीज को नहीं कर लेते उनको शांति नहीं मिलती। उनको वो पूरा करना है वो काम। तो उस टाइम उस व्यक्ति के सामने वो छोटा बच्चा आया और उसने अपनी जो शारीरिक इच्छा है उसको उसने पूरा किया। ऐसे में ये बहुत ही जघन्य अपराध है। यहाँ पर हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सुरक्षित रखना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि किसी की भी मानसिक स्थिति का हम नहीं कह सकते। और यहाँ पे ये भी है कि वो शराब पी के आया और वो होश में नहीं था,
तो कई बार ऐसा होता है छोटे तबके में या बड़े परिवारों में भी कि पुरुष शराब पी के आता है और उसको होश नहीं रहता और वो किसी को भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस टाइम बच्चे को पकड़ लेता है। इस तरह के घिनौने अपराध अक्सर नशे की हालत में किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ तेजी से नशे की गिरफ्त में जकड़ता जा रहा है। हमने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में शराब सहित तमाम तरह के सूखे नशे और ड्रग्स की बढ़ती लत पर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। लेकिन जिनके ऊपर नशीली ड्रग्स और अवैध कारोबार रोकने की जिम्मेदारी है, जब वही इन अवैध कामों में पार्टनर बन जाए तो फिर इस प्रदेश को भगवान भी नहीं बचा सकता। अभी पिछले हफ्ते ही दुर्ग के ही पुलिस अधीक्षक ने एक आरक्षक को जब्त किए गए गांजे का एक हिस्सा अपने पास रख लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया था। पिछले ही महीने दुर्ग एसपी ने एक ऐसे ही गांजा के प्रकरण में आरोपियों से लेन देन को लेकर क्राइम ब्रांच में पदस्थ 2 प्रधान आरक्षकों को निलंबित किया था। रायपुर में गांजा तस्करी करने वाले आरपीएफ जवानों की नौकरी से बर्खास्तगी का मामला भी पुराना नहीं है। दुर्ग में बच्ची के साथ दरिंदगी और उसकी हत्या ने यह तो साफ कर दिया है कि एक समाज के रूप में, एक नागरिक के रूप में और एक परिवार के रूप में हम असफल साबित हो रहे हैं। इस असफलता के खिलाफ बोलिए, आगे आइए। बोलना जीवित होने की निशानी भी है। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।